हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, स्टील स्ट्रक्चर की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी अपनी एजेई एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और पहला जो वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई थिंक 42 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, देख लिए थे, जो कि वेरियस एजेई एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। क्लियर है ना। इसके अलावा ये इंट्रोडक्शन का ही सेकंड पार्ट है, इसमें हम 42 के आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि वेरियस एजेई एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और भी क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। क्लियर है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्योंकि 42 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील शेल बी टेकन एज। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो सभी को पता होगा। ये होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। सभी को पता है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से चेंज करके दे रखे हैं, तो देखो ए ऑप्शन आप देख रहे हो 200 किलो न्यूटन पर mm², ठीक है। तो 200 किलो न्यूटन, अब किलो को आप न्यूटन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। क्लियर ना। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो ये हो गया 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 नेक्स्ट। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन कंटेन कार्बन इन बिटवीन 2 to 4.5%। तो ऐसा फॉर्म कार्बन का जिसमें आयरन का सॉरी जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा हो, कितनी हो, 2 से लेके 4.5% तक। तो देखिए वो होता है आपका कास्ट आयरन। क्लियर ना। क्योंकि देखो स्टेनलेस स्टील एक ऐसा फॉर्म है आयरन का जहाँ पे कुछ एडिशनल मटेरियल मिला दिए जाते हैं। किस लिए, इसकी गैल्वेनाइजिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए या इसके कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो वो होता है स्टेनलेस स्टील। जनरली स्टील में हम निकल और जर्मेनियम या कुछ और मटेरियल मिला देते हैं, जिससे हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। रॉट आयरन आप सभी को पता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसमें कार्बन परसेंटेज सबसे कम होता है, लगभग 0.15% से भी कम। स्टील आप सभी को पता है, इसमें होता है 0.25 से लेके 1.5 तक। और कास्ट आयरन इम्प्योर फॉर्म होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज पाया जाता है, लगभग 2 से 4.5% के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। गैल्वेनाइजिंग मीन्स कवरिंग आयरन विद अ थिन कोट ऑफ। तो गैल्वेनाइजिंग क्या है। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आयरन की जो कोरोजन रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाते हैं। आप सभी को पता है कि आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो इजीली कोरोड हो जाता है, इसमें इजीली जंग लग जाती है। तो इसको रोकने के लिए एक प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसमें क्या करते हैं अपन, एक थिन कोट लगा देते हैं जिंक की, जिंक या सिलिकॉन या जर्मेनियम। क्लियर है ना। उससे क्या होता है कि इसका कोरोजन है वो रुक जाता है, या इसकी कोरोजन रेजिस्टेंट कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं अपन, थिन कोट लगा देते हैं जिंक की, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, जिससे क्या हो जाता है, आसानी से इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इस रूम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज द मोस्ट एफिशिएंट इन कैरिंग बेंडिंग मोमेंट। तो देखो सबको पता है बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आता है। जनरली जो मेजर सेक्शन है अपना वो होता है बीम सेक्शन। जनरली अपन अगर स्ट्रक्चर एलिमेंट की बात करें, ठीक है ना। क्लियर। अब देखें जरा, बेंडिंग मोमेंट का जो हमने डायग्राम देखा था या डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, या आप सभी को पता होगा बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जो जनरेट होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। मतलब जो आउटर फाइबर होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम होती है, और जो सेंटर होता है वहाँ पे जीरो होती है या मिनिमम होती है। तो हमें एक ऐसा सेक्शन चाहिए जिसका जो आउटर सेक्शन हो, आउटर पार्ट हो, आउटर फाइबर हो, वहाँ ज़्यादा मटेरियल हो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रही है, और जो सेंटर पार्ट हो वहाँ पे कम मटेरियल हो क्योंकि यहाँ पे कम स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो ऐसा सेक्शन होता है आई सेक्शन, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कि बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए कौन सा सेक्शन सही रहता है, आई सेक्शन सही रहता है। क्यों, ये समझा जा सकता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक है ना। तो आई सेक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। क्लियर है ना। इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के बिहाफ पे भी। क्लियर। आप बोलोगे सर रेक्टेंगुलर भी तो है, तो रेक्टेंगल है, बिल्कुल मानते हैं भाई रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल भी एक कांस्टेंट मटेरियल रखता है। क्लियर है ना। जैसे कि आउटर फाइबर पे मटेरियल है,
लेकिन रेक्टेंगल में क्या है कि सेंटर पे भी उतना ही मटेरियल है, और अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो सेंटर पे स्ट्रेस नहीं है, बहुत कम है। तो यहाँ पे जो मटेरियल है रेक्टेंगल में सेंटर के आसपास, ये क्या है, वेस्ट है, तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। भाई दो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, पहला तो देखते हैं हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और दूसरा देखते हैं इकोनॉमी। तो पहले देखेंगे स्ट्रेंथ, बाद में देखेंगे इकोनॉमी। जो दोनों में फिट बैठता है वो क्या हो जाता है, मोस्ट एफिशिएंट हो जाता है। सिंपल, क्लियर है ना। तो कौन सा रहेगा बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट, वो रहेगा आई सेक्शन, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 47, अ चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ। तो चैनल सेक्शन आप सभी को पता है कुछ इस तरीके का होता है, ये और जो बॉटम पार्ट है इनको बोला जाता है फ्लैंज, और ये जो सेंटर पार्ट होता है इसे बोलते हैं वेब, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो फ्लैंज हैं, एक और दो, और सिंगल वेब है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर डी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है लेकिन ये पूछे गए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द लाइफ पीरियड ऑफ स्टील बिल्डिंग इज। देखो ये क्वेश्चन विवादित भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग आंसर मिल जाएगा इसका। देखो स्टील बिल्डिंग जो होती है उसकी लाइफ कितनी है, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। भाई किस तरह का स्टील आपने काम में लिया है, उसकी कोरोजन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी गैल्वेनाइजिंग आपने की है या नहीं है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में है, ठीक है। सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो उसकी डिज़ाइन लाइफ को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं उसकी डिज़ाइन लाइफ फाइंड आउट करने के लिए। कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो लगभग 300-400 साल से चली आ रही हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, हालांकि उनके लिए बीच बीच में मेंटेनेंस की जाती है। जैसे हावड़ा ब्रिज है, काफ़ी समय से बना हुआ है, ठीक है। कई ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो 20 साल में 25 साल में ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टील काम में नहीं लिया गया, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस या रिपेयरिंग नहीं की गई, ठीक है ना। तो कंडीशंस पे डिपेंड करती है लाइफ पीरियड। अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो ऑन एन एवरेज माना जाता है 50 साल, ठीक है। ऑन एन एवरेज माना जाता है 50 साल। कई जगह आपको 20-25 मिलेगा, कई जगह आपको 100 मिलेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इसको 50 साल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रोल्ड स्टील इक्वल एंड अनइक्वल सेक्शंस आर डिजाइन एज ISA, IS मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, फॉलोड बाय। तो देखिए आप सभी को पता है कि एंगल सेक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इक्वल और एक अनइक्वल। तो इक्वल होता है कुछ इस तरीके का। अब जब हम एंगल सेक्शन फाइंड आउट करते हैं या डिनोट करते हैं तो तीन चीज़ें यहाँ पे डिनोट की जाती है। एक तो इसकी जो लेग की लेंथ है उसको, जैसे ये L हो गई, ठीक है, और एक इसकी जो लेग की थिकनेस होती है उसको, दो चीज़ें यहाँ पे डिनोट की जाती हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछना चाह रहा है। तो पहला देखें ऑप्शन, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग, तो ये सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बी देखें, विड्थ ऑफ फ्लैंज एंड डेप्थ ऑफ वेब, तो वेब और फ्लैंज का तो मतलब ही नहीं है एंगल सेक्शन में, गलत। डेप्थ ऑफ सेक्शन ये कुछ नहीं होता, गलत। वेट पर मीटर लेंथ नहीं होता, एंगल सेक्शन के लिए वेट पर मीटर लेंथ जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ जरूरी है, एक तो इसकी लेग की लेंथ और दूसरा लेग की थिकनेस, दो चीज़ें यूज आती हैं एंगल सेक्शन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा, सभी को पता होगा ये चीज़ें, और ये क्वेश्चन भी देखो अच्छा है, इसरो में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द यील्ड स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील ऑफ नॉर्मली रोल्ड सेक्शन, रोल्ड स्टील सेक्शन इज अबाउट। तो माइल्ड स्टील का मतलब आपको पता है Fe250, ठीक है। इसकी जो यील्ड स्ट्रेस होती है वो लगभग 250 के आसपास होती है, हम इसको एक रेंज में बोल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी 250 to 260, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से ऑप्शन देख के करेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन देख के सेलेक्ट कर सकते हो, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 330 to 360 बहुत ज़्यादा हो गया, 420, 550 ये बहुत ज़्यादा यील्ड स्ट्रेस है, माइल्ड स्टील की इतनी नहीं होती। तो सिंपली बात है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, हाई कार्बन कंटेंट इन स्टील क्रिएट कॉज, ओके। तो अगर स्टील में कार्बन कंटेंट हाई है तो वो क्या करेगा, देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ता है उसकी डक्टिलिटी क्या होने लग जाती है, डाउन होने लग जाती है। ब्रिटलनेस क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन देखो, डिक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इंक्रीज इन डक्टिलिटी, कार्बन परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि डक्टिलिटी तो गिरनी चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन देखें, इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डिक्रीज इन डक्टिलिटी, ये सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। सी देखें, डिक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, गलत, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ती है।
डी ऑप्शन देखिए, इंक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, ये भी गलत क्योंकि डक्टिलिटी घटती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंटली विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज। तो देखो क्या पूछा जा रहा है कि भाई जो मटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, टूटे बिना, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, इसे बोलते हैं डक्टिलिटी। इसका अपोजिट अगर मैं बोलूं कि भाई मटेरियल जो है वो डिफॉर्म ना हो और ब्रेक हो जाए, तो वो क्या होती है, ब्रिटलनेस होती है, वो क्या होती है, ब्रिटलनेस होती है। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, एक आप ले लो कांच, ग्लास, ग्लास को आप खींचोगे तो ग्लास टूट जाएगा, डिफॉर्म नहीं होगा, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएंगे, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ग्लास क्या हो गया, एक ब्रिटल मटेरियल हो गया। जबकि स्टील का कोई वायर है, आप उसको खींचोगे तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, कुछ हद तक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद टूटेगा भी, लेकिन इनिशियली ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा और ब्रेक नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, अपनी डक्टिलिटी हो गई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर ना, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 53। In case of steel design, the minimum value below which not more than a specified percentage, usually 5%, of corresponding stress of sample testes are expressed to occur is called as। तो देखो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 90% या 95% जो स्टूडेंट हैं उनको ये डेफिनेशन रटी पड़ी होगी और सबको पता है क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, मैं एक बार हल्का सा बता देता हूँ। जैसे आपके पास बहुत सारे सैंपल हैं, जैसे 100 सैंपल हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 और 100 सैंपल, ठीक है, 100 सैंपल की कुछ स्ट्रेंथ होगी, सभी की कुछ स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना, क्लियर। तो मुझे वो स्ट्रेंथ चूज करनी है, मुझे वो स्ट्रेंथ चूज करनी है जिससे कम, ठीक है, जिससे कम मैक्सिमम 5% रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिससे कम मैक्सिमम 5% रिजल्ट हो सकते हैं, मतलब 95% रिजल्ट जो हैं वो इससे ज़्यादा हों, तो इस स्ट्रेंथ को बोला जाता है, इस पर्टिकुलर लिमिट को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे आप पूछना चाह रहे हो स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में, स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में, तो उसे बोल दोगे आप कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये सभी में काम आता है, ये कंक्रीट की भी फाइंड आउट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो भी यही सेम फंडा लगता है, ठीक है ना, स्टील की करते हैं तो भी सेम फंडा लगता है। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 54। द स्ट्रक्चर इज, तो मैंने बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, और जब हम स्टील को थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक असेंबली होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होती है, एक असेंबली होती है, किन की, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर एलिमेंट हो गया ये कॉलम, दूसरा एक स्ट्रक्चर एलिमेंट ये कॉलम, तीसरा मैंने लगा दी रूफ, तो ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, असेंबल कर दिया। फिर मैंने लगा दिया फाउंडेशन, ठीक है ना, तो फाउंडेशन भी एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है। तो अब ये क्या बन गई, एक स्ट्रक्चर बन गई। मैंने क्या किया, अलग अलग स्ट्रक्चर मेंबर को असेंबल कर दिया एक प्रॉपर वे में, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर है ना। अब देखें स्ट्रक्चर क्या है, अब ऑप्शन पढ़ो, मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग लोड टू द सब स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल सही बात है भाई, स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाई कि जो हमारे पास एक्सटर्नल लोड आ रहे हैं उनको सब स्ट्रक्चर को ट्रांसफर किया जा सके, उनको रजिस्ट किया जा सके, तो ए ऑप्शन करेक्ट। यूज टू रजिस्ट एक्सटर्नल लोड एंड मूवमेंट, ये भी बात सही है, एक्सटर्नल लोड को रजिस्ट करती है। मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग फोर्स एंड मूवमेंट ओनली, तो ये भी सही बात होगी, फोर्स एंड मोमेंट को ट्रांसफर करना होता है, इन्हीं की वजह से स्ट्रेस वगैरह जनरेट होती है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ देन दे आर क्लासिफाइड एज। तो देखो तीन डायमेंशन होती हैं, तीन डायमेंशन में एक होती है अपनी लेंथ, एक होती है विड्थ और एक होती है डेप्थ, ठीक है ना, या बोल दो थिकनेस। क्लियर ना। अगर ये बहुत कम हो किसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो एक वायर का, वायर आप एक रेक्टेंगुलर वायर मान लो, ठीक है, तार रेक्टेंगुलर टाइप का, तो इसकी जो विड्थ और थिकनेस है ये बहुत कम है लेंथ के कंपैरिजन में। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, इन्हें सिंपली बोला जाता है वन डायमेंशनल, इन्हें सिंपली बोल दिया जाता है वन डायमेंशनल, क्योंकि एक ही डायमेंशन मतलब लेंथ जो है इसकी वो डोमिनेंट है, बाकी इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये सिंपली वन डायमेंशनल बोल दी जाती है
ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड इन IS 800 1984 while arriving at the permissible stress in axial compression is। तो अगर हमें एक्सियल कंप्रेशन में परमिसिबल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है। देखो ये मैं आपको रिवेट में बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी बता देता हूँ क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। देखो परमिसिबल स्ट्रेस, कई जो डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं वहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो परमिसिबल स्ट्रेस अगर मैं बोलूँ किसके लिए, एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन के लिए, ठीक है, तो ये होती है आपकी 0.60 FY। FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा FY डिवाइड बाय 0.60 FY, तो 1/0.6, क्लियर ना, ये नियर अबाउट 1.6 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना। देख लेना आप सॉल्व करके, लगभग 1.6 या 1.5 के आसपास आएगा, देख लेना आप चेक करके, ठीक है ना। तो ये होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। टेंशन में भी यही लिया जाता है, कंप्रेशन में भी यही लिया जाता है एक्सियल के केस में, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहूँ बेंडिंग के केस में, अगर मैं देखना चाहूँ बेंडिंग के केस में, तो बेंडिंग के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो होती है आपकी 0.66 FY। तो अगर यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा 1/0.66, और ये आपका निकल के आएगा 1.50, ठीक है ना। ये हो गया बेंडिंग के बारे में। थर्ड होता है अपना शियर। तो एवरेज शियर स्ट्रेस जो होती है वो होती है आपकी 0.40 FY। तो अगर यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहो तो 1/0.40, ये आएगा आपका 2.5 के बराबर, ठीक है ना। एक होती है बियरिंग स्ट्रेस, तो बियरिंग में परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है वो होती है 0.75 FY, ठीक है ना। और इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा आपका लगभग 1.3 के आसपास, ठीक है ना। तो ये 4 तरह की परमिसिबल स्ट्रेस होती हैं, कई बार इन पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनके क्वेश्चन अपन रिवेट में कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो अपना क्वेश्चन था एक्सियल टेंशन के लिए, तो ये होती है 1/0.6, नियर अबाउट आएगी आपकी 1.67 के आसपास, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 57, सम स्टील डू नॉट शो यील्ड प्लेट्यू एंड शो कंटिन्यूअस कर्व, फॉर सच स्टील हाउ इज द यील्ड स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन। तो ये क्वेश्चन मैंने शायद पिछली वाली वीडियो में भी कराया था। ऐसे जो मटेरियल जो यील्ड स्ट्रेस या यील्ड प्लेट्यू शो नहीं करते और कंटिन्यूअस कर्व होता है, जैसे कि इस तरीके का कर्व, ठीक है ना, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, 0.2 स्ट्रेन, 0.2% स्ट्रेन पे एक टेंजेंट बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ऑफसेट बनाते हैं, और उसके हेल्प से यील्ड पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन कराया था, मेरे याद है, वहाँ पे मैंने इसका प्रोसीजर बताया था, तो वो आप देख लेना, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर बाय ड्रॉइंग 0.2% ऑफसेट ऑन द स्ट्रेन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है ना। इसका रीजन, इसका प्रोसेस मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, मुझे याद है, तो वहाँ चेक कर लेना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू रिजिडिटी फॉर स्टील इज। तो देखो स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सबको पता ही होता है 2 × 10⁵ मेगापास्कल। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये कितना होता है, ये होता है 0.6, एक सेकेंड लेट मी चेक, ये होता है, सॉरी, ये होता है 0.769 × 10⁵ मेगापास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो पूछा गया है किसका, E/G का, तो कर लो इसको, 10⁵ to 10⁵ कैंसिल, ये आएगा आपके पास 2/0.769, ठीक है ना। तो लगभग 0.8 के आसपास है, तो 0.8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 2.5 के आना चाहिए आसपास, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप कैलकुलेटर यूज़ करके चेक कर लेना, लेकिन ये लगभग 2.5 2.6 के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी लगभग सही है, क्योंकि ये 2.7 है। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अंदाजे से जब आप कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में तो थोड़ा सा नियर अबाउट वैल्यू निकाल के ऑप्शन मैच करके देख सकते हैं, ठीक है ना। 1.5 पॉसिबल नहीं है, 2 में 0.8 का भाग देंगे तो 1.5 तो आएगा नहीं, 3.5 भी नहीं आएगा क्योंकि 8 या 24 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि एग्जाम में जनरली AEJ के एग्जाम में कैलसी अलाउड होते नहीं है, तो आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नेकिंग ऑफ स्टील स्पेसिमेन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज टेकिंग प्लेस।
तो देखो नेकिंग क्या होती है, मैं एक बार आपको फिगर बता देता हूँ, ये कर्व बता देता हूँ। इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है इस तरीके का, ठीक है ना, क्लियर। देखो यहाँ पे होता है आपका अल्टीमेट पॉइंट जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, और अल्टीमेट पॉइंट के बाद जो स्ट्रेस है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, नेकिंग की वजह से होता है। नेकिंग मतलब क्या, कि जो सैंपल है, जो स्पेसिमेन है, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन नेकिंग, क्लियर ना। ओके, तो नेकिंग कब होती है स्पेसिमेन में, अल्टीमेट पॉइंट के बाद अकर होती है, ठीक है ना। और अल्टीमेट पॉइंट के बाद का जो जोन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, नेकिंग जोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि नेकिंग कब होगी, नेकिंग होगी अल्टीमेट पॉइंट के बाद में। अब ऑप्शन देखें जरा, एट यील्ड पॉइंट गलत, एट स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज गलत, क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज कौन सी होती है अपनी, ये वाली होती है, ये क्या होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज होती है, तो यहाँ भी नहीं होती नेकिंग, बी ऑप्शन गलत। एट प्लास्टिक यील्डिंग, प्लास्टिक यील्डिंग कौन सा जोन होता है, ये वाला जोन होता है अपना प्लास्टिक यील्डिंग जोन, ठीक है ना, तो यहाँ भी नहीं होता। आफ्टर रीचिंग अल्टीमेट स्ट्रेस, तो ये पॉइंट सही है, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस पहुँचने के बाद ही क्या होती है, यील्डिंग होती है। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। आपको अगर प्रॉब्लम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में तो वीडियो देख लें, मैं लिंक दे दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्टील के लिए कुछ ज़्यादा यूज है, सभी पढ़ते हैं इसको, बेसिक है सिविल इंजीनियरिंग का, बहुत हर किसी को मालूम होना चाहिए। लेकिन आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसकी जो वीडियो है, थ्योरेटिकल वीडियो जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिटेल में समझाया गया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आसान क्वेश्चन है, देखें जरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर कार्बन स्टील विद वेरिंग कार्बन कंटेंट एज कार्बन कंटेंट इज इंक्रीज। तो एक कार्बन स्टील के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं और बोला गया है कि अगर कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होता है तो क्या क्या होगा। देखो, हार्डनेस इंक्रीज, यस, टफनेस इंक्रीज, यस, टफनेस डिक्रीज गलत, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज, यस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 कौन से ऑप्शन में, देखो पहली तरीका, सॉरी, टफनेस डिक्रीज होती है, ठीक है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो, एक दो चीज़ें जो आपको फिक्स हैं कि भाई मैं इसमें कन्फर्म हूँ, ये सही बात है, तो उसको पकड़ के बैठ जाओ। देखो कार्बन परसेंटेज बढ़ता है तो आप सभी को पता है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है, ठीक है, ये सबको पता है, मतलब 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, क्लियर है ना, 1 3 4 मतलब 4 इसमें है, ठीक है। अगले किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं है तो ये अपने आप गलत हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। देखो हार्डनेस बढ़ती है, टफनेस डिक्रीज होती है, ठीक है ना, क्योंकि टफनेस क्या होती है, इम्पैक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट कब ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा उसका, जब उसकी थोड़ी सी डक्टिलिटी कम होगी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, आसान क्वेश्चन है। द बेस्ट द बेस्ट रोल्ड सेक्शन टू विदस्टैंड ट्रांसवर्स लोड इज। तो ट्रांसवर्स लोड का मतलब क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रोल्ड सेक्शन ट्रांसवर्स लोड को रजिस्ट करने के लिए बेस्ट है। तो ट्रांसवर्स लोड कहाँ आता है, स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो एक ऐसा स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है जो ट्रांसवर्स लोड से सब्जेक्टेड होता है, और वो होता है अपना बीम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ऐसा स्ट्रक्चर एलिमेंट जो ट्रांसवर्स लोड से सब्जेक्ट है वो क्या है, वो बीम कहलाता है। क्योंकि बीम जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना, बीम जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। ये हो गई इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो बीम पे जो लोड आता है ऊपर से आता है, मतलब इस पे जो लोड आता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आता है, ठीक है ना, क्लियर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऐसा मेंबर जो ट्रांसवर्स लोड से सब्जेक्टेड, ठीक है ना, तो वो क्या होगा आपका बीम होगा। तो आपसे पूछा गया है कि बीम के लिए कौन सा सेक्शन बेस्ट होता है, तो सभी को पता है आई सेक्शन बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आई सेक्शन डिजाइन ही बीम के लिए किया गया है, सिंपल थिंग है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट देखें, इन मीडियम कार्बन स्टील कार्बन कंटेंट वेरीज फ्रॉम। तो मीडियम कार्बन में आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है आपका 0.25 से 0.60 के बीच में, ठीक है ना। क्योंकि देखो
लो कार्बन जो होता है, लो कार्बन में होता है 0.15 से लेके 0.25, जिसे अपन माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। मीडियम कार्बन में होता है 0.25 से लेके 0.60 के बीच में, ठीक है। और हाई कार्बन में होता है 0.60 से लेके 1.5% के बीच में, ठीक है, याद रख लेना, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब ऑफ अ बीम इज नोन एज। तो ये हो गया फ्लैंज, ये हो गया वेब, रोल्ड सेक्शन है, तो इसके जंक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है फ्लेट, याद कर लेना, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्ट्रेस एच विथ मटेरियल फ्रैक्चर अंडर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड। देखो इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल जो है वो फेल हो रहा है, किसकी वजह से, कि यहाँ पे रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस वर्क कर रही है, ठीक है। एक स्ट्रेस है जो बार बार उस मटेरियल पे आ रही है, जैसे कि मशीनरीज में होता है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेस लिमिट को बोला जाता है एंड्योरेंस लिमिट, क्लियर है ना। इस स्ट्रेस लिमिट को बोला जाता है एंड्योरेंस लिमिट। देखो एंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट होती है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर है, सही नहीं है ये, क्योंकि इंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट होती है जिससे पहले आप कितनी भी बार रिवर्स करा लो स्ट्रेस का, मटेरियल फेल नहीं होगा। जैसे कि मतलब आप ऐसा मानो कि स्टील जो है उसकी जो इंड्योरेंस लिमिट होती है वो होती है 186 मेगा पास्कल, या आप बोल सकते हो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। मुझे वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि 186 के आसपास ही होती है, ठीक है ना, माइल्ड स्टील की एंड्योरेंस लिमिट, क्लियर है ना। मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको आप एक बार चेक कर लेना। इसका मतलब ये है कि अगर 186 मेगा पास्कल इसकी एंड्योरेंस लिमिट है, 186 मेगा पास्कल इसकी एंड्योरेंस लिमिट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस लिमिट से कम स्ट्रेस इस पे बार बार आएगी तो वो फेल नहीं होगा। अगर इस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अगर रिवर्सिबल करती है इस मटेरियल पे, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब 186 से पहले कितनी ही बार स्ट्रेस आप इस पे लगा लो, कितना ही रिवर्सिबल आप स्ट्रेस का दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लिमिट को बोला जाता है एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है ना। स्टील के लिए कितनी होती है, मेरे हिसाब से 186 होती है, मैं भूल रहा हूँ अभी, थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके बारे में, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंपेयर टू माइल्ड स्टील एल्यूमिनियम हैज। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है किसका, एक है माइल्ड स्टील और एक है एल्यूमिनियम, इन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। पहला देखिए लेसर डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी जो होती है वो एल्यूमिनियम की थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी कम होती है, माइल्ड स्टील की ज़्यादा होती है, ठीक है। लेसर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस जो होता है एल्यूमिनियम का वो भी कम होता है। एल्यूमिनियम का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो स्टील के यंग्स मॉडुलस का लगभग 1/3 होता है, ठीक है ना। तो इसको बोल के, इसको देख के आप साफ साफ बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड पॉइंट है लेसर टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई एल्यूमिनियम की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो होता है वो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू माइल्ड स्टील। क्यों, देखो अभी मैंने बोला कि भाई स्ट्रेंथ जो है वो माइल्ड स्टील की ज़्यादा, बट फिर स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो एल्यूमिनियम का ज़्यादा क्यों हो गया, कि इसलिए हो गया कि जो एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है वो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ठीक है, लगभग 1/4 होती है नियर अबाउट। मतलब अगर आप सेम वेट ले रहे हो, जैसे आपने 1000 किलो वेट लिया, ठीक है, तो डेंसिटी एल्यूमिनियम की ज़्यादा है, सॉरी एल्यूमिनियम की कम है, इसकी वजह से 1000 किलो वेट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगी किसकी, एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का मटेरियल होता है। जबकि 1000 किलो में अगर मैं स्टील की बात करूं तो मेरे पास बहुत कम वॉल्यूम आएगी इस तरीके से, क्योंकि स्टील भारी होता है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसी वजह से अगर वॉल्यूम ज़्यादा है दैट मीन्स ये ज़्यादा लोड रजिस्ट कर पाएगा, इसी वजह से इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं सेम वॉल्यूम की बात करूंगा तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, माइल्ड स्टील की ज़्यादा होगी। अगर सेम वेट की बात की जाएगी तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात की हुई है,
तो एल्यूमिनियम की कम होती है, सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नो डिफाइन यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं होता इसमें, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो कर्व आता है वो कंटिन्यूस कर्व होता है, इसमें कोई भी डिफाइन यील्ड पॉइंट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरिजन पे है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आई थिंक 1 2 3 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट, बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो ये रिलेशन याद रख लेना, हो सकता है कभी पूछ ले आपसे, एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का 1/3 है। दूसरा, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो एल्यूमिनियम का ज़्यादा, और अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो माइल्ड स्टील की ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, द रोल्ड स्टील आई सेक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज एज बीम बिकॉज दिस प्रोवाइड। तो आपने देखा होगा कि जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, आगे फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनाए लेकिन कुछ इस तरीके का ही दिखता है, ठीक है ना। तो ये बीम के लिए क्यों अच्छे माने जाते हैं, ये बीम के लिए क्यों अच्छे माने जाते हैं, इस बात पे अपने को डिस्कशन करना है, ठीक है। तो देखो, आपने बीम पढ़ी होगी, बीम में जो मेजोरिटी रहती है वो बेंडिंग मोमेंट की रहती है, ठीक है, क्लियर है ना। मोमेंट के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, क्लियर। अब देखें जरा, मोमेंट लेट सपोज मेरे पास आ रहा है कैपिटल एम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस निकालना चाहूँ तो ये होती है m/z, z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा उतनी ही कम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी। दैट मीन्स अगर सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर सेक्शन का तो वो सेक्शन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उस सेक्शन के लिए कम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी, ठीक है। अगर कम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी तो फेलियर के चांस उतने ही कम है। तो अगर सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स सेक्शन इज गुड, सेक्शन अच्छा है, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस कब ज़्यादा आएगा, जब लार्ज एरिया लेस क्रॉस सेक्शन में प्रोवाइडेड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड देखें, ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, तो लेटरल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे मैटर करती है, क्योंकि बीम कुछ इस तरीके की होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल तो डिफ्लेक्शन होता नहीं, यहाँ पे लेटरल डिफ्लेक्शन ही होता है। तो लेटरल डिफ्लेक्शन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई सेक्शन कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों एक्सिस के बराबर या दोनों एक्सिस पे वो लगभग बराबर होता है, ये होता है एक्चुअली ISMB में, ठीक है ना, क्लियर। ISMB बेस्ट सेक्शन माना जाता है बीम के लिए। ISMB की क्या विशेषता होती है कि इसकी दोनों की दोनों जो एक्सिस होती हैं वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग बराबर होता है। तो जो स्टेबिलिटी है दोनों की दोनों सेक्शंस पे, दोनों की दोनों एक्सिस पे वो लगभग बराबर होती है, क्लियर है ना, ओके। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि भाई जो लेटरल डायरेक्शन है वहाँ पे भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, डिफॉर्मेशन के चांसेस कम बनते हैं। इस वजह से आई सेक्शन को क्या करते हैं अपन, जनरली बीम में यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दोनों बात सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेसिक बातों पे, स्टील की बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेके, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आप देख चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो कि बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड किए जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं लेकिन जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो कंप्लीट होती है अपनी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवेट के बारे में देखेंगे, रिवेट के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, क्लियर, थैंक यू वेरी मच। और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है इन क्वेश्चंस की जो भी हमने किए हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है इस नाम से, इस चैनल पे कुछ समय में अपलोड कर दी जाएगी, देख लेना आपको, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।